Matter is the first point is matter is made up of small particles. There is a lot of examples have been given in your textbook कि अगर तुम एक ड्रॉप डेटॉल का डालते हो और उसको मतलब एक मग में डाला तुमने, एक जग में डाला, 1 लीटर वाटर था उसमें, फिर उसको क्या किया, एक ड्रॉप को ही तुमने एक बकेट में डाल दिया, वही 1 लीटर वाला जो एक ड्रॉप डाला हुआ था डेटॉल, तो तुम देखोगे कि पूरे एक बकेट वाटर में वो स्मेल आ जाता है। उसमें से एक तुम कहीं भी इतना पानी ले जाते हो या किसी कोई भी स्मेल करता है, वो पानी ले गया हुआ एक बकेट का पानी जो अब डाइल्यूट हो गया है एक ड्रॉप डेटॉल, तो देखोगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक बूंद एक ड्रॉप जो डेटॉल था उसमें के जितने पार्टिकल्स हैं सब वो पूरे बकेट के वाटर में मिक्स हो गए। माने वो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज होता है वो क्या होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स बनना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये एक्सप्लेन हो गया। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट, 3 स्टेट में पाए जाते हैं। स्टेट माने अवस्थाओं में। मैटर जो है हमारी तरफ चारों बगल जो है वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में। अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जितना होता है, हमारा जहाँ टेम्परेचर होता है तो वो उस स्टेट में वो, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ वाटर जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अगर यही तुम पोल पे चले जाओ तो वहाँ सॉलिड में पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं, तो कोई चीज़ सॉलिड में रहेगा कि लिक्विड में रहेगा कि गैस में रहेगा। तो मैटर जो हमारे अराउंड होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, कोई सॉलिड में रहता है, कोई लिक्विड में रहता है, कोई गैस में रहता है। The force of attraction between the particles are maximum in solid, intermediate in liquid and minimum in gaseous। अब चलो बात यहाँ करते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि ये सॉलिड है, तो देखो सॉलिड में क्या होता है, इसके बीच में जो है इसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इसे वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं या ये सैंड के पार्टिकल्स है जिससे हमारा बना है ब्रिक बना है। तो ये सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, पास में होते हैं। द फोर्स और उनके बाद बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही हाई होता है, इसलिए ये पार्टिकल जो है वो चारों तरफ से इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एक बीच में आदमी है तो वो इसके द्वारा अट्रैक्ट किया गया है, इसके द्वारा अट्रैक्ट किया गया है, इसके द्वारा सब एक दूसरे के बंधे हुए रहते हैं, ये उसके ऊपर, इसके नीचे, बाएं दाएं, ये इसे, यहाँ तक कि सरफेस वाला भी सबको सब ये ऊपर इसको नीचे ये खींचता है, ये इसको ऊपर खींचता है। तो ये सब आपस में पैक होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन माने खींचने वाला फोर्स, ये सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में और लिक्विड में कम होता है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट माने थोड़ा सा कम। और देखो पहली बात, दूसरी बात मैं और बताऊंगा, पहले एक बार बना दूं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, बहुत पास होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं। इस सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, स्पेस बहुत ही कम है। देखो ये पे स्पेस बहुत ही कम है, इनके बीच में होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत कम, मच लेस कंपेयर और मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर मतलब देखो एक लाइन में ऑर्डर्ड होते हैं ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्पेस होता है इनके बीच में, मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं, और क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनमें, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मोस्ट अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। 3 पॉइंट होता है। इसके चलते लेस स्पेस, मोस्ट ऑर्डर्ड और मोस्ट अट्रैक्शन ये रखते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब इनका शेप नहीं बदलेगा, इधर से उधर को ये एकदम अपने फिक्स शेप में रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे, लचीले नहीं रहेंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे, रिजिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो भी सॉलिड में पाए जाते हैं इसका मतलब उसको मेल्ट करोगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा,
अभी जो मान लो नॉर्मल टेम्परेचर मान रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में है तो बहुत ही कम है, जैसे घी हुआ मैंने, और ये जो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। लेकिन बाकी जो भी सॉलिड में है, जैसे देखो ये लकड़ी सॉलिड में है, ये आयरन सॉलिड में है, तो इसका मतलब वो जल्दी लिक्विड में बनने वाला नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या बात करते हो? ओके हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। ये मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं। ये क्या होता है, इनके स्पेस, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो लिक्विड के क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर, देखो मैं बना रहा हूँ, थोड़े दूर दूर होते हैं, और इनके जो लेयर होते हैं वो एक दूसरे से स्लिप करते हैं और स्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम ये फ्लो करते हैं, ये बहते हैं। इनका नाम फ्लूइड भी है। क्या नाम है, फ्लूइड। लिक्विड का दूसरा नाम फ्लूइड भी है। तो ये जो है क्या फ्लो करते हैं, एक दूसरे पे इनका लेयर स्लिप करता है, और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, और इनका बीच में इनकी स्पेस इंटरमीडिएट होती है, मन थोड़ा ज्यादा होता है, और थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो गया, लेस एट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, लेस एट्रैक्शन, इसलिए वो स्लिप करने देते हैं। जैसे इसमें इतना ज्यादा कोई ये नहीं है, इस लेयर से इस लेयर के बीच में कोई ज्यादा खूब नहीं है अट्रैक्शन, इसलिए बोलता है जाऊंगा तो बोला जाओ, वो स्लिप कर जाते हैं। और लेस एट्रैक्शन होता है इसके कंपेयर टू द सॉलिड, लेस एट्रैक्शन कंपेयर टू द सॉलिड। इंटरमीडिएट स्पेस, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाता है, माने मोर स्पेस कर दो, मोर स्पेस देन सॉलिड, लेस एट्रैक्शन। और क्या लिखोगे बोलो, लेस ऑर्डर्ड। और इसलिए क्या होते हैं बोलो, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े ये क्या कर सकते हैं इनको, ये थोड़ा कंप्रेसिबल है, मैंने रिजिड उतना नहीं कहोगे, इनका शेप बदलते रहता है, शेप बदलते रहता है, फिक्स शेप नहीं था। रिजिड मतलब फिक्स शेप, फिक्स शेप, वो शेप अपना फिक्स रखता है, बट मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। और ये शेप चेंज होते रहता है, जिसमें ये रखोगे उससे में बदल जाएगा। कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा ये दब जाएगा, तुम इसे दबाओगे तो थोड़ा सा, जैसे 1 लीटर तुमने पानी लिया है, उसको ज्यादा दबाओगे तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। लेस स्ट्रक्चर, लेस ऑर्डर। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं ओ गैस में। तो गैस में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स कहीं रहते हैं, कहीं, और कोई ऑर्डर नहीं है, देखो कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, कोई एक लाइन नहीं है, ये नहीं। तो ये क्या होते हैं, लिस्ट एट्रैक्शन, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो लिस्ट एट्रैक्शन होता है, बहुत कम एट्रैक्शन, और नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर ही नहीं है, लेस ऑर्डर की बात ही नहीं है, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इनके बीच में। और क्या होता है, और हाँ, मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हाँ, मच कंप्रेसिबल, वेरी गुड। और स्पेस ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बीच में जगह है तो दबा के इसको कम कर सकते हो। तो मच कंप्रेसिबल, लिस्ट एक्सट्रैक्शन, नो ऑर्डर, और ये भी क्या करता है, फ्लो करता है, ये भी बहता है। इसको ब्लो कहो या फ्लो कहो, ब्लो, ये बहता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, हाँ, जब इसका चेंज हो जाए तो इसका क्यों नहीं चेंज होगा, इसको सिलेंडर में रखोगे, सिलेंडर के जैसा, यहाँ तो इसमें छोड़ दो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गैस को इस पे पूरे इस रूम में छोड़ दोगे तो ये रूम का शेप ले लेगा। अगर ये सेंट जो है, हाँ सेंट जो है एक बॉटल में रखे हो, एक इतनी छोटी आप वो क्या ग्लास की बॉटल में रखे हो, इतनी छोटी, अगर तुम पूरे सेंट को निकाल के यहाँ छोड़ दोगे, गिरा दोगे, या तो क्या डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाएगा पूरे एयर में, ये पूरे कमरे का। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे कमरे का शेप ले लिया, पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लिया,
तो उसका शेप और साइज दोनों बदलते रहता है, उसका वॉल्यूम और देखो इसका क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों, वॉल्यूम मतलब जितना जगह में है उतना ही जगह में रहना, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स है मतलब कितना जगह में रहेगा वो फिक्स है, लेकिन ये इसके जो लेयर स्लिप करते हैं इसके चलते ये क्या होता है, ग्लास में जाएगा तो ग्लास के जैसा हो जाएगा, स्लिप करते हैं इसके, इसलिए स्लिप नहीं करते तो ये ऐसा रहता तो ऐसे ही रहता, ऐसा रहते तो ऐसे रहता, लेकिन वाटर क्या होता है स्लिप कर, उसके लेयर जो होते हैं स्लिप करते हैं, इसलिए ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा ऐसे खड़े हो जाएंगे, अरे और डिश में डालोगे तो ऐसे डिश में एक दूसरा लेयर बन जाएगा, और ये जो होते हैं इसका शेप और वॉल्यूम दोनों जो है फिक्स नहीं होता, ये भी कंटेनर का शेप लेता है और वॉल्यूम जितना स्पेस में अवेलेबल होगा वहां तक ये डिफ्यूज हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स चले जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है, इसलिए चले जाते हैं। अब देखो, अब एक बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, खूब ध्यान से देखना, कोई भी पार्टिकल्स होता है उसके पास उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां हम थोड़ा देर रुकेंगे और खूब मतलब शांति से बात करेंगे। देखो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो कोई भी पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है इसके मोशन की एनर्जी, वाइब्रेशन की एनर्जी और रोटेशन की एनर्जी। एक पार्टिकल्स क्या करता है, ऐसे ऐसे मोशन में रहता है, वाइब्रेट करता है, मैंने इधर से जाके टकराएगा, वॉल से टकराएगा, इधर आके इधर कंटेनर के वॉल से टकराएगा, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल माने पार्टिकल्स के पार्टिकल्स को मारेगा, और एक होता है रोटेशनल, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कितने लोगों को बात समझ में आई? नहीं आई बताओ। काइनेटिक एनर्जी, किसी की भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे देखो ये बोतल का पानी है, इसमें तुम जानते हो बोतल का पानी है ना, तो इसमें ये स्मॉल पार्टिकल से H2O से बना हुआ है। अगर मैं इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाऊंगा, देखो इसके पार्टिकल जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, कुछ देर के बाद देखोगे इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से 32 डिग्री हो गया, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना बोलो। नहीं है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे कोई बोलो हाँ या ना। इसके ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे तो इसके पार्टिकल्स टकरा के इसका टेम्परेचर जो 30 डिग्री था उसका टेम्परेचर बढ़ते कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। अगर ये घुमाते रहोगे तो कभी जानते हो कि नहीं बात इसको, हाँ या ना? अरे यार तुम सीधा है, आइस ले लेना और आइस छोड़ोगे तो 10 मिनट बाद में वो पिघलेगा, तब तक क्या करो उसको ऐसे ऐसे मूव, इसमें थोड़ा सा आइस है ना, उसको ये करके मूव करोगे तो क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और आइस पिघल जाएगा। नहीं आई समझ में, हाँ या ना? नहीं आई। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे खूब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी। जैसे मान लो ये आइस है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं एकदम शांत हैं, इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये मूव नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इसको मिलेगा एनर्जी मिलने, काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे आपस में ये जंप मारने लगेगा, जंप मारते मारते इसके जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और टूटते टूटते ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इतना एनर्जी दे दो कि इसके बॉन्ड टूट जाएं, तब ये क्या हो जाएगा,
वो 0 डिग्री पे होता है, जैसे मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -10 पे है, तो ये अब हीट दोगे तो धीरे धीरे -9 होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर मतलब इसका मतलब अंदर में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक बढ़ते बढ़ते जब जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि ये पार्टिकल आपस में फिसल सकते हैं, अब स्लिप करने लगेंगे। जो पहले हिलते नहीं थे अब स्लिप करने लगे, तब ये लिक्विड बन जाएगा। फिर इसको एनर्जी दे रहे हैं हम, काइनेटिक हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक इतना काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगा कि अब क्या करेगा, ये आपस में ये बल्क में, माने ज्यादा से ज्यादा है, एक दो नहीं, लाखों लाखों की संख्या में पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे कि वो जितना एनर्जी दे रहे हो उतना एनर्जी लेके अब वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। आ रहा है, समझ आ रही है? तो जितना इतना हीट चाहिए जिससे 1 kg लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि इतना हीट एनर्जी दो जिससे ये 1 kg वाटर जो है वो किस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए। 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर पे, माने 100 डिग्री पे पहुंच गया है, तब उसे छुपा हुआ उष्मा कहते हैं। जैसे देखो हम टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन अगर 100 डिग्री पहुंच गया तब तुम हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। खूब ध्यान से देखो, अगर 100 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुंच गया तो अब हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब हीट दोगे अगर इतना हीट दोगे तो जितना इसकी लेटेंट हीट चाहिए उतना लेटेंट हीट लेके उतना पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। अगर 1 kg के बराबर हीट दोगे उसके लेटेंट हीट के बराबर, तो 1 kg वाटर जो है डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। और उसका वेपर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, 100 से प्लस नहीं होगा। तो उसे देखो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नहीं आई, आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, एक बार और समझाता हूं। देखो जैसे मान लो तुम आइस लिए हो, वो आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लो फ्रिज में आइस रखे हो -10 डिग्री सेल्सियस, अब तुम हीट दोगे, उसका टेम्परेचर 1 kg आइस लिए हो, 1 kg आइस लिए हो, तो उसको हीट दोगे तुमने, मान लो तुमने उसको 100 जूल या 1000 जूल हीट दिया तो वो -9 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, -8 -5 ऐसे करके ये 0 पे आएगा। अगर अब तुम हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा। यहाँ तुमने थर्मोमीटर लगाया है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसके बॉन्ड जो हैं वो टूटेंगे, इसके जो बॉन्ड हैं सॉलिड के वो बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेगा तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही अब किस में बदलने लगेगा, लिक्विड में। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सॉरी 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और उतने दौरान जितना हीट दिए उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं आई, फ्यूजन मतलब उसको तोड़ने में, जो ये सॉलिड का जो बॉन्ड था, मोर अट्रैक्शन था, मैक्सिमम अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में। तो जो 0 डिग्री पे आइस पहुंच गया है, देखो 0 डिग्री पे आइस, किसका माइक्रोफोन चालू है, सब लोग माइक्रोफोन बंद करो। देखो किसी के आज बैकग्राउंड साउंड आ रही है। देखो ये 0 डिग्री पे ये आइस है, लेकिन जब हम अब और हम हीट दे ही रहे हैं, तब 0 डिग्री पे आइस पहुंच गया, वहां से लेके और 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने तक 1 kg आइस को 0 डिग्री आइस पहुंच गया, वहां छोड़ दो, -1 था, तुमने हीट दिया, -0 पे आ गया। अब 0 डिग्री आइस पे 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट तुम्हें देना पड़े उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही अगर तुमने अब 0 डिग्री वाटर पे आ गया, अब तुम हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया। ऐसे करते करते उसका जो है, अब देखो धीरे धीरे उसका वेपर बनता रहेगा, याद रखना। तो उसे कहेंगे इवेपोरेशन। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर वेपर बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे,
इवेपोरेशन। याद रखना, जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं आएगा तो उसको बॉइलिंग नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं? अभी वो इवेपोरेशन हो रहा है, माने क्या हो रहा है, ये सरफेस फेनोमेना है। सरफेस के पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो अपने नीचे के अट्रैक्शन को तोड़ दिया और उड़ गया। ऐसा कभी होता है, देखो जैसे प्लेट में हम रखते हैं, तो प्लेट में एक गिलास पानी रखो और ग्लास में एक गिलास पानी रखो, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन किस में होगा? हाँ, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी पार्टिकल्स को जो है सरफेस से, जैसे देखो एक गिलास पानी है, इतना दूर में फैला हुआ है, तो उसको खींचने वाले पार्टिकल्स क्या है, कम है। जो सरफेस वाले पार्टिकल्स को नीचे खींच रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। और ग्लास में रखे हो वो एक ही गिलास पानी, तो क्या है, सरफेस पे क्या है, बहुत कम पार्टिकल्स हैं, 5 ही है, इधर 50 है, तो इसलिए ये हाथ छोड़ा के ऊपर भग जाएंगे, माने इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि ये उड़ जाएंगे। तो ये इवेपोरेशन हो रहा है, बॉइलिंग नहीं हो रहा है। बॉइलिंग क्या होगा, जैसे तुम हीट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तुम हीट दे दोगे तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, 3 पे आएगा, 4, ऐसे करके 100 डिग्री पे आ जाएगा। और 100 डिग्री पे जैसे ही आ जाएगा तो अब सरफेस फेनोमेना नहीं रह जाएगा, अब पानी नीचे का भी जो है, नीचे का भी वाटर मॉलिक्यूल को इतनी ताकत मिल गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि उछल के ऊपर जाके उड़ जाएगा। केवल ऊपर वाला ही, सरफेस वाला ही अब नहीं उड़ेगा, सरफेस वाला ही नहीं कन्वर्ट होगा, अब नीचे से कहीं से भी वो मॉलिक्यूल जिसको थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिली, वो क्या हुआ, उछल के उड़ के निकल गया और बल्क में निकलने लगे, माने होल में निकलने लगे, कहीं से भी निकलने लगे, तब तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। और ये कब पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे, वाटर के लिए, और अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। तो ये जो सरफेस फिनोमिना नहीं है, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, माने जहां समूह में, होल में पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, होल माने पूरे में से, ये पूरे में से और ज्यादा मात्रा में, हाँ, बल्क माने होल, ज्यादा मात्रा, तो ज्यादा मात्रा में क्या होंगे पार्टिकल्स। और इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कपड़ा हम सुखा रहे हैं तो एक एक पार्टिकल्स उसमें से उड़ उड़ के जा रहा है, जितना ज्यादा पसारे हैं, अगर वही कपड़ा को अगर हम ऐसे रखते हैं तो कम सूखता है, अगर ऐसा करके रखते हैं तो क्या होता है, इसका सरफेस ज्यादा होता है। और देखो इवेपोरेशन को कौन कौन, हाँ, इवेपोरेशन जो है वो 2 तरह का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन देखो, एक नेचुरल इवेपोरेशन, एक फोर्स्ड इवेपोरेशन, नेचुरल और एक फोर्स्ड। नेचुरल में क्या होगा, जैसे मान लो तुमने यहाँ रख दिया और वो एटमॉस्फेयर जो है, भले वो जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर से क्या हो रहा है, वो सूख रहा है, जितना टेम्परेचर है उतना वो उसी हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो कपड़े के अंदर भी जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहेगी तो उड़ जाएंगे। और फोर्स में क्या होता है कि तुम अलग से कुछ ऐसा करते हो, जैसे क्या करते हो, मान लो कि तुमने यहाँ पंखा चला दिया, कपड़ा रख के यहाँ पंखा चला दिया, तो क्या हुआ, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है कपड़े के अंदर, वो कपड़े वाले वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन क्या है, यही जमा है, कपड़े के ऊपर ही जमा है। तो क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको, वाटर वेपर को प्रेजेंट होना एयर में, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। माने वाटर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रहेगा, जैसे अभी हमारा शरीर चिपचिपा रहता है, क्यों कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, माने एयर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मिक्स होते रहते हैं, 100% कभी कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है। समझ रहे हैं कि 1 kg ड्राई एयर में जितना वाटर घुला सकता है उतना वाटर H2O इसमें घुल जाते हैं, तो क्या होता है मालूम है, 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसके बाद चारों तरफ कोई भी कपड़ा सुखाओगे तो सूखेगा नहीं, जैसे बरसात के दिन में होता है। अभी अगर बारिश होने लगे तो तुम कपड़ा सुखाओगे घर में या पंखे में, सूखेगा नहीं, क्योंकि क्या है, एयर में जितना है वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उतना फिक्स है, एकदम पी लिया है पूरा, तो वो और नहीं चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो फोर्स इवेपोरेशन क्या है, फोर्स इवेपोरेशन वो है कि अगर तुम यहाँ हवा चला दो और यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जो वेपर के रूप में है वो हट जाएंगे, फिर इसमें से नया जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जंप मारने लगेगा कपड़े से, तो इसे फोर्स इवेपोरेशन कहते हैं। या टेम्परेचर बढ़ा दो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना?
हाँ, तो ये जो, हाँ हाँ, ये बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग में क्या होता है कि ये जो लिक्विड के मोलिक्यूल्स हैं वो इतना एनर्जी पा लेते हैं कि वो क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, कोई भी मोलिक्यूल माने होल में मोलिक्यूल, एक साथ मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों माने मिलियंस ऑफ मिलियंस का तो भी ज़्यादा है, कम है, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, बोलो, वेपर में, एट बॉइलिंग टेम्परेचर। और इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर में होता है, यहाँ तक कि, सुनो ध्यान से, यहाँ तक कि इवेपोरेशन जीरो डिग्री से माइनस में भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन जो होता है माइनस में भी होता है। अच्छा बताओ, राजस्थान में कपड़ा पहले सूखेगा कि वेस्ट बंगाल में? हाँ, क्यों बताओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। इवेपोरेशन में ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी देखना उसमें है, तो वही है ह्यूमिडिटी मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ड्राई एयर, माने एयर में, एटमॉस्फेयर में जितना वाटर, जैसे तो हम पानी जो होता है वो उड़ के जाके, तुम जानते हो ना कि एयर के साथ मिक्स होता है, जैसे ये वाटर है, ये बाकी एयर के मोलिक्यूल्स हैं, कोई कार्बन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई वाटर मोलिक्यूल्स है, ऐसे मिक्स रहते हैं, समझ आ रही है? तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, वेस्ट बंगाल की ज़्यादा है, वो समुद्र के किनारे है, वो नदी के किनारे है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और राजस्थान की ह्यूमिडिटी कम है, मतलब वो उसका एयर कभी संतुष्ट ही नहीं होता, पानी वो पूरा भरपूर पी ही नहीं पाता, इसीलिए यहाँ कपड़ा 1 घंटे में सूख जाएगा। आ गया समझ में कि जैसे ही वो कप जाएगा, पानी वो एयर में जा रहा है, एयर में जा रहा है, और वहाँ क्या होगा, एयर में मिक्स है ऑलरेडी, तो वहाँ उधर जाने के चांस कम हो जाते हैं। यस यस, इवेपोरेशन मतलब क्या हुआ, वही कपड़ा सूखना, माने पानी का थाली में रख के सूखना, मतलब धीरे धीरे नेचुरल फिनोमिना है, नेचर के द्वारा। ह्यूमिडिटी मतलब, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, नेचुरल वे से, और बॉइलिंग क्या है, तुमने उसे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाया है गर्म करते करते, और उसे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाया है, वहां से अब वो बल्क में लिक्विड से वेपर बनेगा। अब हम थोड़ा सा, तो आपको समझ में आई है कैसे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेस समझा दिया, स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड होगा तो इसके बीच में स्पेस या काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत कम होती है, इसमें क्या होगा, थोड़ा स्पेस भी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, इसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जंप करने लगे, ऐसे ऐसे जंप करने लगे, और इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और इनके बीच में भी स्पेस बढ़ गया, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, पावर हो, तो तुम किसी की बात मानोगे नहीं, मानोगे, किसी के अट्रैक्शन में नहीं रहोगे, किसी के बंधन में नहीं रहोगे, और इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें भी थोड़ा लेयर फिसलता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है, इसलिए कहीं हिलता नहीं है और बंधन में रहता है, इसीलिए इसका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिसल जाता है, और ये बोतल में रखोगे तो बोतल के जैसा हो जाता है, लेकिन इसका न शेप और न वॉल्यूम दोनों ही बदलते रहता है। हाँ, तो अभी स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड। हाँ देखो, ये बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सॉलिड में एकदम ऑर्डर्ड होता है, कहीं भी खाली नहीं रहता, कहीं ऐसे नहीं रहता, और इसमें थोड़ा सा गैप होता है, स्लिप कर जाते हैं, ये ऑर्डर ये बिगड़ गया, तभी ना बोतल में रखो तो बोतल जैसा और ग्लास में रखो तो ग्लास जैसा हो गया,
तो ये ऑर्डर जो है वो क्या होता है, स्लिप करता है, इसके लेयर एक दूसरे पे स्लिप करते हैं और फ्लो करते हैं, और गैस में तो कोई ऑर्डर का नाम ही नहीं होता। दिया हुआ है, समझ जाओ। अब द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, ये कोई नहीं है कि हम लोग की कोई चीज ये सॉलिड में है तो ये लकड़ी भी लिक्विड बना सकते हो, ये आयरन का भी लिक्विड बना सकते हो। देखते हो मोल्डिंग मशीन में कभी कभी सुनना, किसी के पापा काम करते होंगे कि वो लोखंड को पिघला करके तब वो ऐसे डाला जाता है। हाँ हाँ, तो the arrangement of particles is most ordered in the case of solids, in the case of liquid layer of particles, the state of matter are interconvertible, एक दूसरे में चेंज होते हैं। the state of matter can be changed by changing their temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर और दोनों भी होगा। देखो टेम्परेचर अगर तुम कम करोगे, देखो सुनो ध्यान से, टेम्परेचर कम कर रहे हो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम कर रहे हो तो इतना दूर में नहीं घूम के वो पास घूमेगा। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन जो है, मान लो ये अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, जिसका टेम्परेचर कम करोगे तो 20 पे आएगा, 0 पे आएगा, और जैसे ही -130 पे ले जाओगे, -130 डिग्री सेल्सियस से ऑक्सीजन को ले जाओगे तो बन जाएगा लिक्विड में आ गया, क्योंकि तुमने इतना उसकी एनर्जी कम कर दी कि अब हिल ही नहीं रहा है, मतलब पास में आ गया, कट गया, तो लिक्विड बन गया। और दूसरा, और टेम्परेचर कम करोगे तो ऑक्सीजन का सॉलिड मिल जाएगा। ऑक्सीजन का ऐसा गोला, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का गोला देखा है, तुम्हें बोलोगे तो तुम्हें मैं ले चलूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आइस जैसा गोला होता है। अब देखो, वैसे ही एक तो टेम्परेचर कम करके वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा के सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। दूसरा प्रेशर, इतना इसका काइनेटिक एनर्जी है, माने दूर दूर है, इसको दबाओ, देखे हो तो उसमें दिया है पिस्टन से दबा के और इसको पास में कर दिया तो लिक्विड बन गया, और पास में कर दोगे एकदम पास हो जाएंगे, जब हिलने का कोई चांस नहीं रहेगा, ऑर्डर्ड हो जाएंगे। देखो ये एकदम रैंडमली थे, इनको प्रेशर करके थोड़ा ऑर्डर में कर दिया तो लिक्विड बन जाएंगे, और प्रेस करोगे एकदम पास कोई जगह ही नहीं रहेगी घूमने की तो बन जाएंगे सॉलिड। आ गया? तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के द्वारा, या दोनों अप्लाई करके या एक अप्लाई करके, तो हम स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। सब्लिमेशन क्या है, मैं थोड़ा सा उसमें पहले वाले वीडियो में मिस्टेक कर गया। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, बिना वो लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड वाइस वर्सा दिया है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड से गैस और गैस। जैसे देखना कर्पूर, हम अपने कैंपर जो होता है अपने घर पे जलाते हैं ना, पूजा में, आरती में, अरे तो क्या होता है वो देखना, उसको तुम स्पेस में छोड़, भले एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, उसका लिक्विड नहीं बनता है। और जब उसको ये ठंडा किया जाता है तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे कहते हैं सब्लिमेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। माने कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और ठंडा करने विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो उसे सब्लिमेशन, और ऐसे पार्टिकल्स को सब्लिमेट कहते हैं। अब चलो बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो समझा दिया। तो बॉइलिंग क्या है, तो बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें बल्क फिनोमिना है, माने बड़ा फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे लोग, बल्क मतलब होता है बहुत सारे लोगों का जिसमें भागीदारी हो। बल्क फिनोमिना पार्टिकल्स फ्रॉम, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोला डिपोजिशन। जैसे मान लो गैस से, और जो ये है गैस, अगर वो डिपोजिट होके सॉलिड बनता है उसे कहते हैं डिपोजिशन, बोले ना, नहीं होता, ये सॉलिड से गैस बनेगा तो उसको सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनेगा उसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन। समझ आ रहा है? तो यहाँ हाँ द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिव हो गया, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड हो गया। Boiling is the bulk phenomenon, particles from bulk whole of the liquid get changed into vapor state। माने जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है तो जितना तुम हीट एनर्जी दोगे डायरेक्ट उतने पार्टिकल्स को मिलेगा, और वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे। इवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, ये ऊपर के लेयर की फिनोमिना है। अगर ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि क्या करते हैं, अपने भाई बंधुओं से दोस्ती तोड़ के, मैंने अट्रैक्शन तोड़ के और उड़ जाते हैं, तो सरफेस फिनोमिना। और ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सरफेस हो,
जितना अगर थाली में रखा हुआ पानी ज़्यादा इवोपरेट होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और सरफेस क्या होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन माने कितना इवोपरेट होगा, वो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर माने क्या है, माने बाहर कितना सरफेस एरिया एक्सपोज है। जैसे मान लो ये बोतल में है लेकिन बोतल बंद है, तो बोलो क्या इसका सरफेस एरिया एक्सपोज है एटमोस्फेयर को, बोलो, बोलते ही नहीं हो। ये बोतल बंद है तो क्या इसका वाटर का सरफेस एरिया एटमोस्फेयर को एक्सपोज है, नो सर। अब खुल जाए तो इतना सरफेस एरिया एक्सपोज है। अगर हाँ थाली में रख दे तो थाली के एरिया के बराबर उसका, तो इसलिए इवोपरेशन का रेट जो है, हाँ इवोपरेशन का रेट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा इवोपरेशन का रेट ज़्यादा रहेगा। ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा। एंड द विंड स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा इवोपरेशन रहेगा। समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जितना कम इवोपरेशन उतना ज़्यादा। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। अच्छा देखो, मैंने बताया था तुम्हारे हाथ पे कि जैसे ही हाथ में क्या करते हैं, गांव में देखना जब हम पानी ऐसे लोग को छाटा मारा जाता है तो पानी की छाटा मारने से ज़्यादा कूलिंग होती है, तुम्हें ठंडी महसूस होती है। क्यों कि जितना पानी छाटा पे गिरा वो क्या करता है, सारा का सारा इवोपरेट हो जाता है। और इवोपरेशन की एनर्जी कहाँ से लेता है, हमारे बॉडी से। इसलिए किसी के शरीर पे पानी छाटा जाता है तो उसे ठंडक महसूस होती है। दूसरी बात, जो मटके से पानी इवोपरेट होता है तो इवोपरेशन की एनर्जी कहाँ से लेता है, मटके से लेता है, इसीलिए मटका का पानी ठंडा होते रहता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट ऑफ एनर्जी। अब देखो लेटेंट हीट पहले ही समझा दिया हूं कि लेटेंट हीट माने क्या है कि 1 kg वाटर, 1 kg बोलो वाटर को, हाँ लिक्विड को, माने किसी अगर लेटेंट हीट ऑफ वाटर हो जाएगा, लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड, 1 kg लिक्विड लो और उसके बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचा होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 80 डिग्री पे रख दिया वाटर, नहीं, 100 डिग्री पे वाटर लिया 1 kg, अगर उसको 1 kg के वेपर में एट बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री पे ही, 100 डिग्री पे वाटर रहेगा, 100 डिग्री पे ही वेपर में करने पे, ये नहीं कि 101 डिग्री वेपर में करने पे नहीं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नहीं कि ज़्यादा हवा का दबाव हो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए। अब सुनो, अब देखो बॉइलिंग जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे ना तो बॉइलिंग का रेट कम हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg लिक्विड को उसके वेपर में कन्वर्ट होने में जितनी हीट की जरूरत होती है एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो 1 kg सॉलिड को इसके मोल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तब, जैसे 0 डिग्री पे आइस आ गया तब, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचाने के बाद 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट मेल्टिंग पॉइंट ही, जैसे देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0, तो 0 डिग्री पे आइस ऑलरेडी है, तब उसको अब हीट देना शुरू किए, 1 kg आइस लेके हीट देना शुरू किए और 1 kg वाटर में कन्वर्ट किए, वो भी वाटर किससे है 0 डिग्री पे ही है। उतना ही एनर्जी, हीट एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गया समझ में? हाँ, तो अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे और अभी टेम्परेचर पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है?